वेलकम एवरीवन टुडे इन इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड एज यू कैन सी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द पार्ट 2 बुक ऑफ फिज़िक्स। एनसीईआरटी का पार्ट 2 बुक का पहला चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। हमारा ये चैप्टर 8 बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर है, यूनिट डायमेंशन से भी छोटा चैप्टर है ये, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सॉलिड्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातें करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के, ठीक है। एक और चैप्टर इसके बाद आएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, उसमें हम गैस और लिक्विड्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बातचीत करेंगे, ओके। वो चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है और ये वाला चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा है, ठीक है, और फॉर्मूलेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है, और फॉर्मूलेस आपस में थोड़ा सा लिंक्ड है, तो इट विल बी ईजियर। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस जो हमें इस चैप्टर में बहुत बार देखने को मिलेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो पहला टॉपिक जिस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे उसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स, और इसी के साथ साथ हम एक और फोर्स पढ़ेंगे जिसका नाम है रिस्टोरिंग या रेस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग एंड डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डेफिनेशन क्या कहता है? डिफॉर्मिंग फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ को आप डिफॉर्म कर रहे हो। डिफॉर्म मीन्स उसके शेप को आप चेंज कर रहे हो, ओके। और रिस्टोरिंग फोर्स मतलब कोई चीज़ रिस्टोर हो रहा है, वापस अपनी जगह पर आ रहा है, मतलब वापस अपने शेप में आ रहा है, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स इन्वॉल्व होता है। अब देखते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स का डेफिनेशन हमें क्या बताता है। तो लिखिए, sometimes a force acting on a body instead of producing a change in its state of rest or state of uniform motion produces a change in the shape of the body. तो बेसिकली इसी फोर्स को such a force is called deforming force। तो देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स का क्या डेफिनेशन है। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी के अंदर उसके शेप को बदलने में मदद करता है, उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। आपने फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने शायद क्लास 7th 8th या फिर 9th में भी आपने देखा होगा कि फोर्स क्या क्या चेंजेस कर सकता है एक बॉडी में। पहला, उसका स्पीड बढ़ा सकता है, घटा सकता है। दूसरा, उसको रोक सकता है, किसी भी मूविंग बॉडी को रोक सकता है, या फिर किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसको मूव करवा सकता है। फिर
उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। चौथा, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है यूजिंग फोर्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने देखे थे या फिर पढ़े थे हमने चैप्टर्स में, जो हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में, राइट। तो वही में से एक काम फोर्स का ये भी होता है कि वो एक बॉडी में कोई भी प्रकार का उस बॉडी को मूव नहीं करवाता, या फिर अगर वो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में तो उसको एक्सेलरेट नहीं करवाकर, बल्कि वो उस बॉडी को, उसका जो आकार है, शेप है, उसको वो चेंज करता है कभी कभी। और वैसे फोर्स को हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, ऐसे फोर्सेस जो किसी भी बॉडी के शेप को बदलने की क्षमता रखे, उसको, उस तरीके के फोर्स को हम डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ओके, अच्छा, नाउ व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब शेप चेंज करने वाला फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का क्या अर्थ हो सकता है, आइए देखते हैं। इसके बाद पैरा चेंज करके आप लिख सकते हैं when the deforming force is removed, the body comes to its original state. The force responsible to bring the body to its original state is known as deforming force. Restoring force is known as restoring force. तो डेफिनेशन पढ़ के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स को देना बंद कर देते हैं, मतलब बॉडी पर हम फोर्स देना बंद कर देते हैं, तो उसका शेप चेंज होना बंद कर देता है। तो फिर आपने नोटिस किया होगा वो बॉडी फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने की कोशिश करता है। हालांकि वो कोशिश फुलफिल नहीं हो पाता 100%, बट 50% और 25% और 70% और 90% वो बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है। ठीक है, फुल्ली एफिशिएंट नहीं हो पाता वो। ठीक है, खैर, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमने फोर्स दिया, फोर्स देने के बाद बॉडी का शेप चेंज हुआ, सब वो छोटा हो गया। ठीक है, किसी कागज के पेपर बॉल में आपने फोर्स लगाया तो जो कागज़ का बॉल था वो छोटा हो गया। ठीक है, वो तब तक छोटा रहेगा जब तक आप फोर्स देते रहोगे, डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट। लेकिन जब आपने उसको फोर्स देना बंद कर दिया तो वो जो पेपर का बॉल है, वो आपने नोटिस किया होगा, वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करता है। मतलब ओरिजिनली वो जैसे जिस शेप में था उसी शेप में, उसी यू कैन से साइज में वो वापस लौटने की कोशिश करता है। लेकिन कैसे? ठीक है, ये कैसे होता है? बिकॉज जब भी आप किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स का इस्तेमाल करते हो तो उस बॉडी के अंदर एक नया फोर्स जनरेट होता है साथ ही साथ। कैसे? कि उस बॉडी के अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसी के कारण से वो बॉडी वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने की कोशिश करता है, और वो थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट कामयाब हो जाता है, बट 100% वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा पाता। ठीक है, खैर, अब वो जो फोर्स जनरेट होता है किसी भी बॉडी के अंदर जिस बॉडी पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, उस फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स।
तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम आप समझ चुके हो, रिस्टोर करना, वापस से ओरिजिनल स्टेट में लेकर जाना, इसको, इस बॉडी को, जिस बॉडी पर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स का इस्तेमाल किया। ठीक है, अच्छा, तो रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक नया टर्म आपको मिलेगा, इट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। आपने शायद पहले कभी सुना होगा इलास्टिक या फिर इलास्टिसिटी। ठीक है, ऐसा कुछ टर्म बचपन में अगर आपने सुना होगा। ठीक है, तो वही है इलास्टिसिटी का। आप डेफिनेशन भी आपको मिलेगा, एग्जैक्ट डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब किसी भी बॉडी का जो मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी होता है, किसी भी बॉडी के मटेरियल का प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के द्वारा वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में मतलब जाता है या फिर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौटने की कोशिश करता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जब तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स देना बंद कर दिया तो किसी भी बॉडी के मटेरियल के पास एक खुद का एक प्रॉपर्टी होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिससे कि वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में जाता है या जाने की कोशिश करता है। ठीक है, 100% तो जा नहीं पाता, बट ऑलमोस्ट 99% जाने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, द प्रॉपर्टी बाय व्हिच the property of the material of a body by virtue of which the body regains its original shape and size. After removal of deforming force. Is called elasticity. तो उम्मीद करता हूँ इलास्टिसिटी टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। ये किसी भी बॉडी के मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक फीचर होता है, जिससे कि वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौटने की कोशिश करता है, वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को पाने की कोशिश करता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स देकर आपने उसका शेप चेंज किया और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, अब आपको रीज़न पता चल गया होगा कि क्यों एक बॉडी पर फोर्स लगाने के बाद अगर फोर्स को हटा दिया जाए तो वापस से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने की कोशिश करता है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसा नाम वैसा ही काम है इसका। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी मतलब ऐसा बॉडी जिसको तुम डिफॉर्म करने के बाद अगर डिफॉर्मिंग फोर्स बंद कर दो तुम, तो वापस से वो अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है 100%, एकदम 100% पहले जैसा था वैसे ही वो चला जाता है वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में 100%। लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा कोई मटेरियल आज तक हमें मिला नहीं जो 100% वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला जाता है, थोड़ा सा डिफेक्ट रह ही जाता है। ठीक है, इसलिए 100% परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन नियरेस्ट अप्रोच ज़रूर है इसका, कि नियरेस्ट बहुत मतलब 99.9999% परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अभी भी हमारे पास है, एंड दैट इज़ क्वार्ट्ज फाइबर। ठीक है, क्वार्ट्ज
फाइबर, आपने सुना होगा क्वार्ट्ज करके एक टर्म है, एक मटेरियल है क्वार्ट्ज फाइबर, वो सबसे नियरेस्ट अप्रोच है, ठीक है। मतलब वो बहुत करीब है 100% एफिशिएंसी पाने के लिए, लेकिन वो भी 100% एफिशिएंट नहीं है इस काम में, ठीक है, थोड़ा सा डिफेक्ट रह ही जाता है। तो लिखिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है, छोटा चैप्टर है तो हम इसको जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्द का मतलब इतना नहीं कि ऐसा नहीं कि हम स्किप कर देंगे कुछ टॉपिक, ऐसा नहीं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेकिन जो स्पीड रहेगा वो फास्ट रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन मैं लिखवाऊंगा एकदम धीरे धीरे, हौले हौले, तुम लोग धीरे धीरे लिख सकते हो, ठीक है। ए बॉडी that returns to its original shape and size on the removal of deforming force is called a perfectly plastic body, ठीक है। तो ऐसा बॉडी जो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस लौट जाता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब जैसे ही तुमने अपना डिफॉर्मिंग फोर्स देना बंद कर दिया और वो बॉडी अगर अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में एकदम 100% एक्यूरेटली वापस पहुंच जाता है, फिर से लौट जाता है, तो वैसे बॉडी को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, अरे प्लास्टिक क्यों लिख दिया, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ओके। तो इसके बाद कुछ लाइंस लिखिए कि इन प्रैक्टिस नो बॉडी शोज परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। अभी तक तो किसी भी ऑब्जेक्ट ने परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर दिखाया नहीं, लेकिन जो क्वार्ट्ज फाइबर है वो सबसे नियरेस्ट अप्रोच है। क्वार्ट्ज फाइबर इज द नियरेस्ट अप्रोच टू a perfectly elastic body, okay। तो क्वार्ट्ज फाइबर इज द नियरेस्ट अप्रोच टू ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। फिर एक नया टर्म प्लास्टिसिटी। Now what is plasticity? प्लास्टिसिटी बेसिकली आपका एक प्रॉपर्टी है फिर से किसी भी मटेरियल का ऑफ ए बॉडी, जिससे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस नहीं लौटने का मन है उसका, नहीं लौटता वो, और इसी प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच the body does not regain its original shape and size even after the removal of deforming force, ठीक है। तो सेम थोड़ा बहुत मैच करता है डेफिनेशन, बस इलास्टिसिटी में क्या होता है कि वो बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने की चाहत रखता है, लेकिन प्लास्टिसिटी में वो चाहत नहीं होती, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है
प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में, ठीक है। तो कॉपी कर लो बस डेफिनेशंस को, बस यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होगा, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी डज नॉट रिगेन। डज नॉट रिगेन its original shape and size after removal of deforming force is called प्लास्टिसिटी, ठीक है। इसी को प्लास्टिसिटी कहा जाता है, जिसके एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का, और इससे क्या होता है कि वो जो बॉडी है, अगर तुम डिफॉर्मिंग फोर्स देना बंद कर दो तो वो अपने उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है जिस स्टेट में वो है आफ्टर द डिफॉर्मेशन, ठीक है। सपोज तुमने क्या किया, तुमने एक मान लो एक मेटल का टुकड़ा है, ठीक है, मेटल का एक कोई भी एक क्यूब टाइप है, फिर मेटल का एक बॉल है, तुमने इसमें हथौड़ा मारने के बाद वो ऐसे चपटा हो गया, ऐसे चपटा हो गया, ठीक है, लाइक काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऐसे ही स्टेट में रहने की कोशिश करता है जैसे स्टेट में ये है आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स। तुमने हथौड़े से फोर्स लगाकर इसको चपटा कर दिया, थोड़ा सा मतलब डेंट कर दिया इसमें, तो डेंट करने के बाद वो उसी डेंट के साथ जीता रहेगा, ठीक है। तो मेटल का जो प्रॉपर्टी है कुछ ऐसा है, कह सकते हो, ओके। तो ये एक प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 100% वो उसी शेप में रहेगा, ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि प्रैक्टिकली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी पॉसिबल नहीं है, वैसे ही परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका नियरेस्ट अप्रोच ज़रूर है, ठीक है। किसी भी बॉडी को अगर तुम फोर्स देते हो तो वो थोड़ा सा भी 1% भी या फिर 0.0001% भी वो अपने ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश थोड़ा सा करता ही है, ठीक है। इसलिए 100% एफिशिएंट वाला कोई नहीं है, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिखा, ठीक है ना, वैसे ही। अब इसमें लिखो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का डेफिनेशन भी कुछ ऐसा ही है कि अगर एक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में जानने की कोशिश नहीं कर रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो उस बॉडी को हम कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि पैराफिन वैक्स एंड पुट्टी। आपने घरों में देखा होगा पुट्टी देते हैं लोग वॉल में पेंटिंग करने से पहले, जिससे कि वॉल एकदम फ्लैट, एकदम स्मूथ हो जाता है सरफेस, अगर रफ सरफेस हो तो स्मूथ हो जाता है, ठीक है। और पैराफिन वैक्स आपने देखा होगा, कैंडल वैक्स भी एक एग्जांपल है पैराफिन वैक्स, ठीक है। पैराफिन वैक्स में क्या होता है, अगर तुमने अपने कैंडल का जो वैक्स है आपने देखा होगा कि अगर उसमें फोर्स लगाकर उसको डिफॉर्म किया जाता है तो वो उसी शेप में रह जाता है और वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा वो अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है, 0.0001% वो आता है, लेकिन 99.999% वो अपोज करता है, ठीक है, मतलब नहीं आता है, चाहता नहीं है वो आने का अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि इफ ए बॉडी, इसको यहाँ लिखते हैं, if a body does not show any tendency to regain its original size and shape, even after the removal of
deforming force is said to be a perfectly plastic body. एग्जाम्पल्स में क्या है? पुट्टी एंड पैराफिन वैक्स are nearly perfectly plastic bodies. Okay. इसके बाद एक नोट आप चाहें तो लिख सकते हैं. नोट ये है, no body is perfectly plastic or perfectly elastic. All the bodies found in nature lie between these two limits. When the elastic behavior decreases, its plastic behavior increases. तो बेसिकली दुनिया में अभी तक कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली प्लास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक नहीं है. दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी बॉडीज़ अभी तक पाए गए हैं नेचर में, वो सारे के सारे इन दो लिमिट्स के बीच में ही रहते हैं. और ये दो लिमिट्स कौन से हैं? एक लिमिट है परफेक्टली प्लास्टिक और दूसरा है परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, तो बेसिकली इनके रेंज इन लिमिट्स के अंदर ही है. परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक वाले रेंज के अंदर है, इन बिटवीन दिस टू लिमिट्स. ठीक है, इनके बीच में लाई करते हैं, क्योंकि जब जब हमारा इलास्टिक बिहेवियर घट जाता है किसी भी बॉडी का, वैसे वैसे उसका प्लास्टिक बिहेवियर भी बढ़ता जाता है. ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्लास्टिक बिहेवियर कम है तो उसका इलास्टिक बिहेवियर ज़्यादा, अगर उस ऑब्जेक्ट का इलास्टिक बिहेवियर कम तो प्लास्टिक बिहेवियर ज़्यादा. ठीक है, ओके. अब हम लोग इलास्टिक बिहेवियर को इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस समझेंगे थोड़ा सा. ठीक है, आइए देखते हैं. तो हेडिंग लिखिएगा. हेडिंग है इलास्टिक बिहेवियर in terms of interatomic forces.
सबसे पहले मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, इसके बाद हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। पहले लिख लो तुम लोग, तो इसके बाद समझाने में इजी होगा। पहले लिख लो, ठीक है। द एटम्स इन ए सॉलिड आर हेल्ड together by interatomic forces. The variation of potential energy U, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं बेसिकली। एंड इंटरएटॉमिक फोर्स, कैपिटल F मान लो, विथ interatomic separation are shown in figure। ठीक है, हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी डायग्राम्स देखेंगे। इन फिगर 1 एंड 2 कुछ ग्राफ्स देखेंगे हम लोग, 2 ग्राफ्स, ठीक है। उनसे हमें समझ में आएगा कि हमें बताया क्या जा रहा है। सबसे पहले एक ग्राफ है, बेसिकली आपका एक ग्राफ है इंटर एटॉमिक सेपरेशन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक ग्राफ है, इनके बीच में एक ग्राफ, और दूसरा है इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर एटॉमिक सेपरेशन पर एक ग्राफ है, ठीक है। 2 ग्राफ्स हैं। तो एक को मैं डिफरेंट इंक से बनाता हूँ, कुछ ऐसे। पहला ग्राफ है बेसिकली आपका एक है आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन। तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन को हम R से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, R से डिनोट करता हूँ, ठीक है। देखो मैं इसको R से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल r, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ इंटर एटॉमिक सेपरेशन स्मॉल r। पहला डायग्राम कुछ ऐसा है, कैसे ड्रॉ करूँ इसको। कुछ ऐसा, ठीक है। इतना अच्छा बना नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। और दूसरा ग्राफ है आपका इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर एटॉमिक रेडियस के बीच में। इसमें ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनता है।
कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ ऐसा। ये 0, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको तुम मान सकते हो कि यहाँ पर मान लो दो एटम्स के बीच में जो सेपरेशन है वो R0 है, और यहाँ पर दोनों एटम्स के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U0 है, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लो इंटर एटॉमिक सेपरेशन R0 है, ओके। अब हम इस ग्राफ्स को थोड़ा सा पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो, जब इंटर एटॉमिक सेपरेशन R, ये वाला, बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो इंटर एटॉमिक सेपरेशन जब ज़्यादा था तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स इज नेगेटिव। कैसे पता चला? तो देखो, इंटर एटॉमिक रेडियस जो है वो मैक्सिमम आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तुम बोलोगे यहाँ पर R0 पर, राइट? और क्या मैंने गलत बोला या सही बोला? देखो फिर से समझाता हूँ तो समझ में आएगा। एक्चुअली तुम जैसे जैसे इंटर एटॉमिक सेपरेशन, जिसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया, तुम जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ाते रहोगे, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर इसका वैल्यू है 0, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इस तरफ, वैसे वैसे इंटर एटॉमिक सेपरेशन दैट इज़ R आपका बढ़ता जाएगा। तो देखो बढ़ता जाएगा, ऐसे करते करते अगर तुम कुछ इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, देन द इंटर एटॉमिक सेपरेशन R विल बी लार्ज। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इस पॉइंट पर मान लो कुछ होगा, हाई वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है, ठीक है। और इस पॉइंट पर मतलब जब हमारा इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, R बहुत लार्ज हो जाए, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स इज़ नेगेटिव। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे, अगर तुम डायग्राम को देखोगे, कि जैसे जैसे हमारा इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पोर्शन में है, राइट? अच्छा, तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स इज़ नेगेटिव। तो अगर इंटर एटॉमिक रेडियस या फिर इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगा, बिकॉज देखो अब ग्राफ जो है नीचे है, ऑरिजिन के नीचे, राइट? इसके बाद द इंटर एटॉमिक फोर्स इज एट्रैक्टिव। तो जैसे जैसे दो एटम्स के बीच का दूरी बढ़ता जाता है, उनके बीच में जो फोर्स होता है उसका नेचर एट्रैक्टिव होता जाता है। तो इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मान लो यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, अब इनके बीच में क्या है? यू कैन से नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स मान लो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब यू कैन से वन काइंड ऑफ नॉर्मल स्टेट में है, ना ज़्यादा ना कम, एकदम मीडियम, ठीक है। अभी के लिए समझ जाओ कि मीडियम में है, और इनके बीच में डिस्टेंस है, मान लो कि R0, ठीक है। ये जो वाला R0 है, ये वाला वही वाला डिस्टेंस है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये वैल्यू R बढ़ता जाएगा, ठीक है,
वैसे वैसे एटम और भी दूर जाएगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, बहुत अच्छे से समझोगे कि जैसे जैसे तुम और तुम्हारा दोस्त और भी दूर जाता रहेगा, वैसे वैसे तुम लोग कह सकते हो कि और करीब आने की कोशिश करोगे, मतलब एक साथ बैठने की कोशिश करोगे। अगर तुम्हारे स्कूल में सर लोग तुम लोगों को अलग अलग बेंच में बिठा देते हैं तो देखना कि कुछ एक पीरियड बाद वापस से तुम लोग उसी सीट में आके बैठ जाते हो, राइट। इसका मतलब जैसे जैसे तुम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे तुम और भी एक साथ बैठने की तुम लोगों के अंदर एक चाहत और भी बढ़ती जा रही है, जिसलिए कि तुम लोग एक साथ बैठ के यू नो मस्ती कर सकते हो, ठीक है ना, जो हम स्कूल में करते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होने लगता है, ठीक है। और इसका उल्टा भी एकदम वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू मतलब क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि जैसे जैसे दूरी और पास होती जाएगी, मान लो ये हमारा नॉर्मल दूरी है, ठीक है, जिसको नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक है, इससे ज़्यादा हुआ तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, इससे कम हुआ तो फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। अगर नॉर्मल डिस्टेंस से, नॉर्मल सेपरेशन से अगर और भी पास हमारा एटम आ जाए, कुछ ऐसे आ जाए, तो आपस में इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में बेसिकली रिपल्शन शुरू होने लगता है। रिपल्सिव फोर्स एक्ट होने लगता है, ठीक है। तो बस दो चीज़ें याद रखना कि जैसे जैसे दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है वैसे ही रिपल्सिव फोर्स का नेचर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस दोनों एटम्स के बीच में कम होता जाता है, सॉरी ज़्यादा होता जाता है, वैसे ही उनके बीच का जो फोर्स है वो एट्रैक्टिव नेचर का होता जाता है। तो इसको इस ग्राफ से समझ सकते हो कि देखो यहाँ पर जो है इनका बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर बहुत यू कैन से कम है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट अगर तुम देखोगे, या फिर एट दिस पॉइंट जो डिस्टेंस है, देखो ये जो डिस्टेंस है आर है, ये वाला तो पार्ट आर है, ये बहुत कम है। जो फोर्स है वो आपका रिपल्सिव बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा। उससे पहले एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं और वो है एट सम पार्टिकुलर सेपरेशन, एट सम पार्टिकुलर सेपरेशन आर नॉट, मान लो आर नॉट सेपरेशन पर है, ठीक है, एक पार्टिकुलर सेपरेशन है आर नॉट, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मिनिमम, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होता है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर सबसे, इस ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर है तो वो ये वाला पॉइंट है, मिनिमा लोएस्ट पॉइंट, राइट। इसका मतलब इस ग्राफ का सबसे लोएस्ट वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ये वाला जगह है, ठीक है। जब हमारा सेपरेशन आर नॉट था तो उसके करस्पॉन्डिंग में सबसे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी रहता है, एंड द इंटर एटॉमिक फोर्स बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। इस इस केस में जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, उस केस में दो एटम्स के बीच का फोर्स ज़ीरो होता है। मतलब ये दो एटम्स जो हैं ये एक दूसरे को खींचते भी नहीं है और धक्का भी नहीं देते, जहाँ पर है वहाँ पर ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर एक और ग्राफ बनाया है। तो इसी ग्राफ के करस्पॉन्डिंग में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बस यहाँ से लाइक दिस, थोड़ा सा साइड में बन गया ना, थोड़ा इसको हम इस तरफ लेकर आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस ग्राफ को थोड़ा इस तरफ खिसका कर यहाँ पर रखो, ठीक है, जिससे कि हम इसको अच्छे से बना पाएँ। तो ये आपका ग्राफ, ओके, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं भाई, बहुत ही फालतू ग्राफ लग रहा है, एकदम मस्त एक ग्राफ बनाते हैं। देखो, अरे ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा कम, ऐसा रिपल्सिव ऐसा करके लोएस्ट पॉइंट और ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ
और सिमिलरली इसका भी ऐसा ही ग्राफ है, इसमें थोड़ा डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ जल्दी से। नाइस, ठीक है, अब सुंदर लग रहा है ग्राफ्स। ओके, तो देखो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा तुम लोगों को डॉटेड लाइंस बनाने होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है, मतलब ये मीन कर रहा है कि जब हमारा सेपरेशन आर नॉट था, एक पार्टिकुलर सेपरेशन है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, मतलब एटम्स के बीच में। ठीक है, मान लो ये हमारा आर नॉट है, उस केस में हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है दोनों एटम्स के बीच का, वो सबसे मिनिमम है इस पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर? एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर U इज़ द मिनिमम। ठीक है, U मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज़ द मिनिमम। तो ऐसे केस में जिस पॉइंट पर, मतलब जिस सेपरेशन पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी दो एटम्स के बीच का सबसे मिनिमम हो, सबसे कम हो, उसके करस्पॉन्डिंग में अगर हम एक F/R ग्राफ बनाएं, मतलब इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर एटॉमिक सेपरेशन का एक और ग्राफ बनाते हैं, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि आर नॉट सेपरेशन के ठीक करस्पॉन्डिंग पे हमारा जो ग्राफ है, वो उस पॉइंट पर हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस मतलब यू कैन से इंटर एटॉमिक वाले एक्सिस को कट करता है। और जहाँ पर कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करता है, तो उस पॉइंट पर उस ग्राफ का हमें क्या मिलता है? रूट मिलता है। मतलब उस पॉइंट पर इस ग्राफ का जो एफ एक्स वाला वैल्यू है वो ज़ीरो होता है। ठीक है ना, ये तो बेसिक नॉलेज है क्लास 10th का। तो बस ये याद रखो कि इस पॉइंट पर जो फोर्स है, मतलब एफ एक्स मतलब वाई, वो ज़ीरो होता है। ठीक है, जिस भी पॉइंट पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट पर वाई ज़ीरो, ये तो आपको भी पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, राइट। तो हमने क्या सीखा यहाँ से? हमने ये सीखा कि जब हमारा इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही रहता है, जैसे कि देखो ग्राफ नीचे ही रहता है। ओके, एंड द इंटर एटॉमिक फोर्स एट्रैक्टिव बनता जाता है। जैसे जैसे इंटर एटॉमिक सेपरेशन ज़्यादा होता जाता है, वैसे वैसे ये अट्रैक्टिव बनता जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अट्रैक्टिव। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा इंटर एटॉमिक फोर्स, सॉरी, इंटर एटॉमिक सेपरेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अट्रैक्शन नेचर ज़्यादा होता जाता है। और सिमिलरली जैसे जैसे तुम्हारा इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम होता जाता है, वैसे वैसे रिपल्सिव नेचर बढ़ता जाता है। लेकिन इस पॉइंट पर ना रिपल्शन है ना अट्रैक्शन है। ठीक है, इस पॉइंट पर फोर्स ज़ीरो है, लिखा भी है देखो। एट सम पार्टिकुलर सेपरेशन आर नॉट द पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मिनिमम एंड द इंटर एटॉमिक फोर्स बिकम ज़ीरो। ठीक है, एक पार्टिकुलर सेपरेशन आर नॉट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। ठीक है, और जो हमारा फोर्स होता है इंटर एटॉमिक फोर्स, वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, एंड दिस सेपरेशन इज कॉल्ड नॉर्मल सेपरेशन और इक्विलिब्रियम सेपरेशन। ठीक है, तो आर नॉट को हम कहते हैं, इस आर नॉट डिस्टेंस को, इस आर नॉट सेपरेशन को कहा जाता है नॉर्मल सेपरेशन और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स जब हमारा जो यू कैन से कोई भी प्रोसेस, कोई भी कुछ भी, अगर वो एकदम स्थिर हो जाता है, ठीक है, एकदम ना इस तरफ जा रहा है ना उस तरफ जा रहा है, मतलब ना रिपल्सिव है ना अट्रैक्टिव है, तो बेसिकली उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। एकदम इक्वल है दोनों तरफ से। ठीक है ना, इसके बाद एक और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और वो ये है, नॉर्मली द एटम्स occupy the positions are equal to R naught of minimum
potential energy called equilibrium positions. When deforming force is applied on a body, its atoms are pulled apart or pushed closer together to a distance r greater than or smaller than r naught. And after the deforming force is removed, the interatomic forces of attraction or repulsion restore the atoms to their equilibrium positions. The body hence the body regains its original shape and size. ये लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इस थर्ड स्टेंजा में हमने क्या लिखा और क्या ये हमें बताना चाहता है। सबसे पहले ये ग्राफ हमने इसलिए समझा जिससे कि हमें पता चल पाए कि इस डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स होता कैसे है, ठीक है ना। ये एक बॉडी में आते कैसे हैं, जनरेट कैसे होते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह मिनिमम होता है जब एक सेपरेशन आर नॉट होता है, और उस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब होता है आर नॉट सेपरेशन पर, तब दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ज़ीरो होता है। यहाँ पर आपका फोर्स ज़ीरो है, ओके। और इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, और इस सेपरेशन आर नॉट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम सेपरेशन और नॉर्मल सेपरेशन, ठीक है। अच्छा, अब लिखो, अब लिखा है नॉर्मली द एटम्स ऑक्यूपाई द पोजीशंस आर इक्वल टू आर नॉट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ये हमें ये बता रहा है कि नॉर्मली जो हमारे एटम्स हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहना पसंद करते हैं। भाई किसी को खिंचाव या फिर धक्का महसूस करते हुए अपना लाइफ नहीं मतलब वेस्ट करना होता, राइट। तो एटम्स भी वैसे ही है, ठीक है ना। किसी को धक्के खाकर नहीं रहना, किसी को खींचा हुआ नहीं रहना है, ऑब्वियसली बात है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रिपल्शन वाले स्टेट में भी नहीं रहते
एट्रैक्शन वाले स्टेट में भी रहते हैं। वो लोग रहते हैं जब हमारा फोर्स जो है दोनों एटम्स के बीच में जब ज़ीरो होता है, उस स्टेट में ही वो हमेशा रहना पसंद करते हैं, राइट। तो देखो, नॉर्मली द एटम्स ऑक्यूपाई द पोजीशन आर इक्वल टू आर नॉट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ऐसे पोजीशन में ही रहना वो लोग पसंद करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, जहाँ पर उन पर कोई फोर्स ना हो। ओके, नो प्रॉब्लम, सबको ऐसे ही पसंद रहता है ना, सबको शांति पसंद होती है, राइट। शांत रहना सबको पसंद होता है। ओके, when deforming force is applied on a body, its atoms are pulled apart or pushed closer together to a distance r greater or smaller than r naught, and after the deforming force is removed, the interatomic forces of attraction or repulsion restore the atoms to their equilibrium positions, hence the body regains its original shape and size। अब क्या बता रहा है कि ओरिजिनली और या फिर नॉर्मली हमारे जो दो एटम्स हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं, मतलब इनके बीच में सेपरेशन होता है आर नॉट, इनका बीच का पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम और इनके बीच का फोर्स ज़ीरो, राइट। अच्छा, लेकिन जब तुम इन पर डिफॉर्मिंग फोर्स देते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जिससे कि इनका शेप एंड साइज बदल जाए, राइट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो जब इन पर तुम अप्लाई करते हो डिफॉर्मिंग फोर्स, तब ये जो एटम्स होते हैं ये या तो, इसको ऐसे समझो, या तो हमारे जो एटम्स हैं वो पहले कुछ इस दूरी पर है आर नॉट, ठीक है, एकदम मस्त है, ना फोर्स इन पे लग रहा है, ना अट्रैक्शन फोर्स, ना रिपल्शन फोर्स लग रहा है, ये लोग आराम से हैं, ठीक है, इनका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और फोर्स है ज़ीरो। लेकिन जब तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया, तो एटम्स का जो डिस्टेंस है इनके बीच में, सेपरेशन है, वो बदल गया। या तो इनके बीच का सेपरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब ये आर सेपरेशन, ठीक है, ये हो गया सपोज R1 हो गया, विच इज़ ग्रेटर देन आर नॉट, ठीक है। अब जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है इनके बीच में वो मिनिमम नहीं है, फोर्स इनके बीच में अब क्या हो जाएगा, फोर्स इनके बीच में हो जाएगा अभी अट्रैक्टिव। क्यों अट्रैक्टिव होगा? बिकॉज इनके बीच का दूरी बढ़ चुका है। तो मैंने आपको बताया था दूरी बढ़ते ही इनके बीच में कैसा फोर्स नेचर बनने लगता है, अट्रैक्शन वाला फोर्स बनने लगता है, राइट। तो ये लोग अभी एक दूसरे के पास खींचे चले आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा इनके बीच में, ठीक है। या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस आर नॉट है इससे भी कम डिस्टेंस हो गया, सपोज ऐसा डिस्टेंस हो गया इतना छोटा, ठीक है, दिस इज R2 लेस देन आर नॉट, ठीक है। तो अब हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है, लेकिन फोर्स जो है वो होगा आपका रिपल्सिव, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, अभी भी बताया मैंने कि अगर बहुत पास आ जाए, ठीक है, तो इनके बीच में कैसा फोर्स स्टार्ट होने लगता है, आर नॉट से छोटा हुआ तो रिपल्सिव, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट होगा, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देना स्टार्ट करेंगे, राइट, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे ये जो एटम है वापस से इस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे को धक्का देकर वो लोग वापस से आर नॉट सेपरेशन पे आ जाते हैं, या फिर इस केस में देखें तो R1 से आर नॉट, सॉरी, जब इनके बीच में सेपरेशन R1 है, तब ये अपना जो एट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब एक दूसरे के पास आकर वो लोग फिर से आर नॉट सेपरेशन और ये इस वाले स्थिति इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। इसीलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज ले लेता है। क्यों? बिकॉज एटम्स को भाई इक्विलिब्रियम पसंद है, इक्विलिब्रियम में रहना पसंद है। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो लोग इस केस से आर नॉट सेपरेशन में आ जाते हैं, बिकॉज इनके बीच का फोर्स एट्रैक्टिव होता है, तो ये पास आता रहता है, पास आता रहता है, और फिर इनके बीच का डिस्टेंस फिर से आर नॉट बन जाता है और वो लोग एकदम शांति से रहते हैं। और अगर ऐसा केस बन जाए जब ये लोग धक्का दे रहे हैं, तो ये लोग धक्का देते 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 फिर से अपना आर नॉट सेपरेशन पे आ जाते हैं और फिर वो लोग आराम से इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, मतलब अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो लोग वापस से लौट कर आ जाते हैं। आप समझे? ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये जो इलास्टिक बिहेवियर होता है ये क्यों होता है। इलास्टिक बिहेवियर मतलब आपको पता है, इलास्टिक का मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच it regains its original shape after the removal of your deforming force। क्लियर?
तो डिफॉर्मिंग फोर्स देने के बाद एक ऑब्जेक्ट अपना शेप बदलता है, ओके, ये तो समझ में आता है, लेकिन वापस से अपना ओरिजिनल शेप कैसे ले लेता है, ये समझने के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, तो रीज़न क्या था ओरिजिनल शेप लेने का, वापस से रीगेन करने का रीज़न ये था कि एटम्स के बीच का सेपरेशन जो है वो चेंज हो जाता था, तो फिर इनके बीच का फोर्स अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव बन जाता था, और इनको वापस से ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इनको वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर आता था, इसलिए ऑब्जेक्ट्स का साइज़ फिर से सेम और ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में वो लोग फिर से वापस लौट कर आ जाते थे। ठीक है, वेरी इजी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटा सा पोर्शन, हम आज स्ट्रेस का थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहला लेक्चर है तो मैं ज़्यादा इसको लेंदी रखूँगा नहीं। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस के डेफिनेशंस क्या है वो देख लेते थोड़ा सा। देखो स्ट्रेस, इसका डायमेंशन भी आपने पढ़ा होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर के बराबर ही होता है, mn-1 T-2। ठीक है ना। और स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सेम एज प्रेशर। प्रेशर का था फोर्स बाय एरिया, इसमें बस जो फोर्स है वो होगा या तो रिस्टोरिंग फोर्स या तो होगा डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए, द इंटरनल restoring force set up per unit area of cross section of the deformed body is called stress। तो बेसिकली स्ट्रेस का डेफिनेशन है कि पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तुमने कितना, मतलब कितना इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स हो और डिफॉर्मिंग फोर्स हो, इनका मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बिकॉज तुम जितना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही रेस्टोरिंग फोर्स उस बॉडी बॉडी के अंदर जनरेट होता रहता है पर यूनिट एरिया, जिससे कि वो बॉडी वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। नॉट 100% बट ऑलमोस्ट नियर। ओके, अच्छा, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा कि कितना रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर मतलब डिवाइड बाय यूनिट एरिया बस। तो यहाँ से स्ट्रेस का फॉर्मूला तुम कुछ ऐसे लिख सकते हो, इट इज रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स F/A बस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो कि as the restoring force set up in the body is equal and opposite to the external deforming force. So the stress may be defined or measured
measured as the external deforming force applied per unit area. पर यूनिट एरिया, बस। तो यहाँ से एक और फार्मूला बन सकता है, सेम फार्मूला, बस इसको कॉपी कर लो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, बस सेम टू सेम क्या करना है, रिस्टोरिंग फोर्स के साथ रिस्टोरिंग फोर्स की जगह पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दो बस। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फोर्स बाय एरिया, बस इसमें रिस्टोरिंग होगा, इसमें डिफॉर्मिंग, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अलग अलग। ओके, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लो या रिस्टोरिंग फोर्स हो, बात एक ही है। ठीक है, इनके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना, यूनिट क्या है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की बात करेंगे तो हमें पता है फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल मत लिखना, बिकॉज ये प्रेशर नहीं है, इट इज़ स्ट्रेस, तो इसको पास्कल में मत लिखना। करेक्ट, ऐसा ना हो कि मसल मेमोरी होकर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आपने लिख दिया पास्कल, तो ऐसा नहीं। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, ऐसे। ठीक है, जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो। और सीजीएस में क्या होगा, न्यूटन का सीजीएस यूनिट है डाइन, तो इट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है, अगर तुम्हें याद है तो डायमेंशंस कैसे निकाला जाता है। फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और एरिया का m स्क्वायर, तो m, रुको, m, रुको, फोर्स का है MLT-2 और एरिया का है L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, तो डिवाइड करोगे तो ये पावर ऊपर जाएगा, तो ML-1 T-2। ठीक है, मैंने गलती से m स्क्वायर बोल दिया था, इट विल बी L स्क्वायर। ओके, तो ये होगा डायमेंशन ML-1 T-2 थर्ड ब्रैकेट, इट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो स्ट्रेस क्या है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, उनके डेफिनेशंस को देखेंगे, उनके मतलब डेफिनेशंस ही हैं और उनके फॉर्मूलेस। ठीक है, इसके बाद हुक्स लॉ करके एक है, इतना तक रखते हैं आज। क्या बात कर, क्या बोलते हो, या फिर आज स्ट्रेस तक ही पढ़ते हैं। ठीक है, कल सॉरी कल नहीं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेन शुरू करेंगे फिर। ठीक है, बिकॉज बहुत छोटा चैप्टर है, तो हौले हौले हो जाएगा। ठीक है, जब मन करेगा तो मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड लेक्चर ले लूँगा। सिंपल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहला टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल या फिर कह सकते हो लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा कि लेंथ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लेंथ के अलोंग। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या, इट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स set up per unit area cross sectional per unit cross sectional area लिखो तो बेटर है,
per unit cross sectional area of the deformed body when जब बॉडी का लेंथ इंक्रीज हो तब ये वाला स्ट्रेस आता है। when length of the body increases in the direction of the deforming force। ओके, जैसे कि मान लो तुमने एक रबर बैंड इमेजिन कर सकते हो। सपोज एक रबर बैंड है ऐसा, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने इस तरफ से फोर्स लगाया, एक इस तरफ को फिक्स रखा, ठीक है, हाथ से पकड़ के रखा, इस तरफ से तुमने इसको एक्सटेंड किया, ठीक है। तो जैसे तुम इसको एक्सटेंड करोगे, इस रबर बैंड के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा। मतलब पर यूनिट ये बढ़ता जाएगा, पर यूनिट ये होगा। एक यूनिट में इतना फोर्स, दूसरे यूनिट एरिया में इतना फोर्स, तीसरे यूनिट एरिया में इतना फोर्स, ऐसे करते करते ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। और ये कब होगा, जब हम किसी भी डिफॉर्म्ड बॉडी को उसका लेंथ जो है इंक्रीज़ करें। जैसे कि हम रबर बैंड के लेंथ को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो लिखा है देखो, द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में हमने डिफॉर्मिंग फोर्स दिया, हमने देखो इसको इस तरफ खींचा, इस तरफ डिफॉर्म किया, तो इसी तरफ इसका लेंथ भी बढ़ रहा है, और ठीक है, मतलब लेंथ इंक्रीज़ कर रहा है। तब इस बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा पर यूनिट सेक्शनल, क्या बोलते हैं इसको, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसी वैल्यू को हम कहते हैं, उसी फोर्स को, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल तो आपने सुना ही होगा, टेंसाइल करके एक वर्ड है, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। ओके, इसके बाद कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेस। तो जैसा आपका नाम है वैसा ही इसका मीनिंग भी है। कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेस डेफिनेशन क्या है, इसको कॉपी करूँ क्या लिखूँ, अच्छा लिख लेता हूँ। इट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स set up per unit cross sectional area of a body when its length decreases under a deforming force, ठीक है। थोड़ा सा जगह हमें यहाँ पर चाहिए होगा। ओके, नाइस। तो इसको ऐसे इमेजिन करो, एक मेटल का एक रॉड है ऐसा, तो इसमें ऊपर से आपने देखा होगा हाइड्रोलिक प्रेस करके एक मशीन्स होते हैं
जिससे बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं नोकिया फ़ोन को तोड़ने की, इसको चपटा करने की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने देखा होगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोलिक प्रेस टूट जाता है लेकिन नोकिया नहीं टूटता है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स। वैसे ही मान लो कि हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इस मेटल के रॉड को ऐसा फ्लैट होगा, ऐसा सरफेस। ठीक है, तो इसको क्या किया जा रहा है, इसके लेंथ को कम किया जा रहा है। ठीक है, ओके, कम किया जा रहा है। तो कम करने के बाद जैसे ये कम होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स दिया जाएगा जिससे कि इसका लेंथ डिक्रीज हो जाए, तो इस मेटल के अंदर, इस मेटल के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स, आपने ऑब्वियसली बात है, रेस्टोरिंग फोर्स एक जनरेट होगा पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल पार्ट, यू कैन से। तो इस स्ट्रेस मतलब बेसिकली रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये कैसा स्ट्रेस है, जब हमारा लेंथ डिक्रीज हो अंडर द एक्शन ऑफ ए डिफॉर्मिंग फोर्स, तब जो स्ट्रेस बनता है उसको हम कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेस कहते हैं। बस सिंपल, और क्या। इसके बाद नंबर थर्ड में आ जाते हैं। नंबर थर्ड है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस? तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज नथिंग बट द रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया जब हमारा वॉल्यूम चेंज हो। ठीक है, जब हमारा वॉल्यूम चेंज हो तो जो रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होता है पर यूनिट एरिया, उसको हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कुछ ऐसे, इफ़ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड। अब देखो वॉल्यूम चेंज कब हो सकता है, सोच के बताओ, वॉल्यूम चेंज कब हो सकता है? अगर तुम समझदार हो तो तुम कहोगे कि वॉल्यूम चेंज हम तभी कर सकते हैं जब हम हर तरफ से यूनिफॉर्म फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अगर हम लेंथ के अक्रॉस यूनिफॉर्म फोर्स लगाएं, अगर हम ब्रेथ के अक्रॉस यूनिफॉर्म फोर्स लगाएं, अगर हम हाइट के अक्रॉस यूनिफॉर्म फोर्स लगाएं हर तरफ से, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसका वॉल्यूम छोटा भी हो सकता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है, राइट। अगर हम फोर्स लगाएं, खींचें पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो इफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल द साइड्स, then the corresponding stress is called hydrostatic स्ट्रेस। तब हम इसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं। जब एक बॉडी पर हर तरफ से यूनिफॉर्म फोर्स लगाया जाए तो फिर उसका वॉल्यूम चेंज होता है। और वॉल्यूम चेंज होने का मतलब कि तुमने हर तरफ से फोर्स लगाया है, डिफॉर्मिंग फोर्स, और जैसे ही तुम डिफॉर्मिंग फोर्स हर तरफ से लगाओगे तो हर तरफ से एक रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस होगा, और रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम कहते हैं स्ट्रेस। तो इस केस में जो स्ट्रेस बनेगा या स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्ट्रेस है, लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस? टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस। तो लिखते हैं, बहुत मच्छर है भाई, चलो। टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, तो when a deforming force acts
tangentially to the surface of a body, it produces a change in the shape of the body the tangential force applied per unit area is equal to the tangential stress. इसको कैसे समझोगे? समझने के लिए तुम्हारे पास अगर कोई किताब है, मोटा सा किताब, तो ज़रूर से उठाओ उसको। उठाने के बाद आपका जो किताब है कुछ ऐसा क्यूबॉइड शेप का होगा, राइट? आपको क्या करना है? आपको इस एरिया पर कुछ ऐसे फोर्स देना है, इस डायरेक्शन में, या फिर आप चाहें तो इसको इस डायरेक्शन में फोर्स दे सकते हैं। ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूँ, तो क्या होगा? तुम बोलोगे अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स दूंगा तो इसका शेप चेंज होगा। कैसा बन जाएगा? ये थोड़ा टिल्ट हो जाएगा आपका बुक, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका बुक, ऐसा। ठीक है, आप खुद करके देखो तो और मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो आपका जो बुक है वो कुछ ऐसा टिल्टेड बन जाएगा। थोड़ा वेट, ऐसा। ठीक है, आपका जो बुक है वो कुछ टिल्टेड ऐसा हो जाएगा, जैसे आप फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, टिल्ट हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर से, मतलब अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो कुछ थीटा एंगल में ये टिल्ट होगा और कुछ डिस्टेंस मूव करेगा, डेल्टा एक्स। ठीक है, बात करेंगे इसको लेकर आगे जाकर। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। अच्छा नाम इसका शेयरिंग स्ट्रेस है, या फिर इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, ये तुम एक काम करो, एक बड़ा सा R.D. शर्मा का अगर मैथ्स का किताब है या फिर कोई भी अच्छा मोटा सा किताब है, तो उस पर कुछ ऐसे टेंजेंशियल, देखो इस सरफेस का टेंजेंशियल ऐसे एक फोर्स लगाओ। लगाने के बाद देखना बुक जो है तो टिल्ट हो जाता है। ठीक, कर्व हो जाता है, तो टिल्ट हो जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है बुक आपका। ठीक है, तो जो फोर्स आप लगा रहे हो इस बुक पर, जिससे कि इसका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसको तो बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स है। और इसके वजह से पर यूनिट एरिया पर जो रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है इस बुक के अंदर, उसको हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। लिखा भी है, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इट प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली बात है, देखो पहले बुक ऐसा था, अब बुक का थोड़ा सा टिल्ट हो गया। द टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, जितना टेंजेंशियल फोर्स आपने पर यूनिट एरिया इस बुक पर लगाया है उसको ही हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं, मतलब उसका वैल्यू ही टेंजेंशियल स्ट्रेस के बराबर होता है। क्लियर? अच्छा, ओके, और क्या? और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत ही छोटा सा लेक्चर ये आपका, तो आई गेस कि आज के लिए इतना ही एनफ होगा। इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है आज ये, बस चैप्टर हमने किया चैप्टर को, कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखे, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। फिर हमने देखा कि ये जो शेप चेंज हो कर वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाना ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे होता है। तो फिर हमने समझा कि भाई ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एटम्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहते हैं, और जब तुम उनको छेड़ते हो तो उनके बीच का डिस्टेंस या तो बढ़ जाता है या तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन से कम हो जाता है, जिससे कि ड्यू टू अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स वो वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम सेपरेशन में रहना चाहते हैं। इसलिए बुक का जो शेप है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप वापस से ओरिजिनल शेप में वो रिटर्न करता है।
ठीक है, 100% नहीं कर पाता लेकिन रिटर्न ज़रूर करता है। और रिटर्न करने का पीछे का कारण यही है कि आप के जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर का जो एटम्स हैं वो सब इक्विलिब्रियम सेपरेशन मतलब इक्विलिब्रियम में रहना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको ये समझ में आता है। फिर स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज नथिंग बट द रेस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण एक बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है या फिर बनता है, प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया, और उसी के वैल्यू को हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रकार हैं, 4 प्रकार के स्ट्रेस हैं। टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसको हम तब कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ बढ़ता है। ठीक है, तो उस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको हम टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। जब उसका लेंथ घट जाता है तो उसको कॉम्प्रेसिबल स्ट्रेस कहते हैं। जब उसका वॉल्यूम चेंज होता है तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं। जब उस पर टेंजेंशियली फोर्स लगाया जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बनता है, प्रोड्यूस होता है, उसको स्ट्रेस का नाम दिया जाता है, स्पेशल नाम से पुकारा जाता है, टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इजी टर्म्स, बस कुछ डेफिनेशंस ही आज हमने बातचीत की। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेन क्या है वो पढ़ेंगे, स्ट्रेन। ठीक है, और आपको पता है कि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। आपने अगर यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, इट इज़ डायमेंशनलेस। और स्ट्रेन क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है, और फिर है एक टर्म इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रेस को मीन किया जाता है, जितना मतलब कितनी लिमिट तक तुम किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकते हो कि जिससे वो वापस अपने ओरिजिनल साइज में आ जाए। कितनी हद तक, उसका हद क्या है कि कितना अमाउंट तुम फोर्स लगाने के बाद कितना स्ट्रेस उसके अंदर है, जिससे कि मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है जिससे कि वो अपने फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाए। ठीक है, उसी को कुछ इलास्टिक लिमिट का नाम दिया जाता है। ठीक है, अगर इस इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा तुम डिफॉर्मिंग फोर्स दोगे तो परमानेंटली वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाएगा, उसका और शेप वापस वो ओरिजिनल शेप में नहीं जा पाएगा। आपने देखा होगा कि आपका जो स्केल है, मेटल का स्केल कुछ ऐसा, ठीक है ना, कुछ पता नहीं सर, एक ऐसा मेटल का स्टील होता, मेटल का स्टील का सॉरी स्टेनलेस स्टील का एक मेटल स्टेनलेस स्टील का एक स्केल होता है, मेरे पास भी है, सबके पास ही होता है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर वाला। इसको जब तुम बेंड करते हो कुछ ऐसा, राइट, ऐसा करके बेंड कर देते हो, राइट, तो आपने देखा होगा कि बेंड होने के बाद जब तुम छोड़ देते हो तो वापस से वो इसी फॉर्म में आ जाता है, राइट। लेकिन जब तुम इसको हद से ज़्यादा बेंड कर देते हो तो वो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है, थोड़ा डेंट हो जाता है, राइट, थोड़ा सा बेंड हो जाता है ऐसा। अगर तुम ज़्यादा करते हो, एकदम ऐसा कर देते हो, इसको यू शेप बना देते हो, तो हमने बचपन में किया था, राइट, तो ऐसा कर देते हो, तब तो भाई साहब इसका इलास्टिक लिमिट से पार हो जाता है। और फिर थोड़ा सा आप देखोगे कि डिफॉर्म रह जाता है, थोड़ा सा डिफॉर्म रह जाता है। और अगर बार बार करोगे ऐसा तो डिफॉर्म और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो स्केल आपका और सीधा नहीं रहेगा, थोड़ा बेंट हो जाएगा, राइट। ठीक है, ओके, तो बात करेंगे इसको लेकर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इसका एक और नाम। फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी छोटा सा इफेक्ट, फिर कर्व पढ़ेंगे हम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, फिर कुछ बेसिक टर्म्स फिर से, और फिर एक और रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, फिर एक पॉइजन्स रेशियो करके एक टर्म है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, वेरी इजी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँ तो आई गेस हो जाना चाहिए ख़त्म, बहुत ही, बिकॉज इतना बड़ा चैप्टर है ही नहीं है। ठीक है, तो आपके साथ मुलाकात होने जा रहा है नेक्स्ट लेक्चर में। और बीच में कुछ दिन मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए बिकॉज आई वाज नॉट फ्री, इसलिए मैं थोड़ा सा
वीडियोस अपलोड करने में नाकाम रहा, लेकिन आज क्योंकि मैं फ्री था तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए, एंड देन वी आर जस्ट हियर मेकिंग द वीडियो। एंड अभी तो वीडियो ख़त्म होने ही जा रहा है, तो अभी कुछ रात के बज रहे हैं 2:49 मीन्स 2:50 बजने वाले ऑलमोस्ट। एंड ज़्यादातर मैं रात में वीडियोस बनाता हूँ अभी, बिकॉज टाइम दिन में कम नहीं, मतलब रहता ही नहीं टाइम, बहुत कम टाइम रहता है, तो उस टाइम में वीडियोस बनाना बहुत ही ज़्यादा यू कैन से बैड आइडिया होता है, बिकॉज तब माइंड फ्रेश नहीं रहता, माइंड इज़ नॉट दैट मच एक्टिव। लेकिन अभी थोड़ा सा फ्री होने के बाद थोड़ा बहुत यू कैन से फ्री टाइम में मैं आइडियल टाइम में ऐसा कर पाता हूँ, वीडियोस बना लेता हूँ। एंड मैंने पीएनसी स्टार्ट कर दिया है, वीडियोस रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो बस एक अपडेट आपको मैंने दे दिया है कि पीएनसी पर ही वीडियोस आएंगे अभी। एंड बेसिकली मैं इस वीडियो को पार्ट पार्ट में बना रहा हूँ, बिकॉज मैंने सोचा कि पहला वाला पार्ट फैक्टोरियल्स पे मैं बनाऊँ, ठीक है ना। फैक्टोरियल्स क्या है उसके बाद ही हमें पीएनसी पता चलेगा। फैक्टोरियल्स के बाद लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कुछ है, राइट। तो वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स के भी वीडियोस आएंगे, एंड फिजिक्स का तो आ ही रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर। एंड देन वी विल स्टार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथ ही साथ, ठीक है। एंड ओके देन मिल जाएंगे आप सबकी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन लिख दूं, मुझे अभी याद आया क्या कि जो हमारा नोट में लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि टेंसाइल, फिर कॉम्प्रेसिबल या और है हाइड्रोस्टैटिक। इनको बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको दिखे नॉर्मल स्ट्रेस टर्म तो घबराना बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब इन तीनों को रिप्रेजेंट किया जाता है, इन तीनों में से किसी को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को, सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस को, या तो हाइड्रोस्टैटिक को, या फिर कॉम्प्रेसिबल को। इसको नॉर्मल स्ट्रेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ पर जो हमारा रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, लेकिन टेंजेंशियल मतलब कुछ एंगल बनाकर हो रहा है। टेंजेंशियल मतलब कुछ एंगल बनाकर, ठीक है ना, थीटा एंगल बनाकर ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। इसलिए उसको इस लिस्ट में नहीं रखा गया, सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, और बाकी लास्ट वाले को टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस के कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है। तो अगर कोई तुमको नॉर्मल स्ट्रेस कहे तो वो लोग बेसिकली इन तीनों को मीन कर रहे हैं। क्लियर, ओके। तो ये बात अचानक से दिमाग में आया तो मैंने लिख दिया। एंड फाइनली नाउ मिलते फिर, ओके। तो टेक केयर एंड बाय बाय।